एप्लीकेशंस क्या हैं, डिफरेंट टेक्निक्स की सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है। तो ब्लोटिंग टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के लिए। तो अगर आप सर्दन ब्लॉटिंग को देखें, इसकी हम हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, इसकी हम मेन स्टेप्स देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग की भी हम देखेंगे इसकी टेक्निक क्या है, इसी तरह नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक, टू नो द मेन एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ ईच ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक, to be familiar with the steps for performing a blotting procedure, to understand the major similarity and differences between different blotting techniques। तो सबसे पहले है सेंट्रल डोगमा, यानी कि पूरा जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको स्टडी करने के लिए ये टेक्निक यूज होती है। अगर आप डीएनए को देखें तो उसके लिए सर्दन ब्लॉटिंग है, और अगर आप आरएनए को देखें तो उसके लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है, और अगर प्रोटीन को देखें तो उसके लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। व्हाट इज ब्लॉटिंग, ये बड़े गौर से आपसे नहीं सुनना है। ब्लॉट्स आर टेक्निक्स फॉर द ट्रांसफरिंग डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन onto a carrier so they can be separated and often follow the use of gel electrophorus. The southern blot is used for the transferring DNA, northern blot for the transferring RNA, and the western blot for protein transferring, protein identification and its quantification। तो ब्लॉटिंग टेक्निक अगर देखें, सर्दर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉट जो है प्रोटीन के लिए है, और ईस्टर्न ब्लॉट हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सर्दर्न ब्लॉटिंग है। सर्दर्न ब्लॉटिंग इज नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर द ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट एडवर्ड सर्दर्न, ठीक है। Other blotting methods like Western blot, Northern blot that imply similar principle but using protein RNA have later been named in reference to Edwin Southern's names, ठीक है। एक्सपेरिमेंट सर्दन ब्लॉटिंग का क्या है, डीएनए हम वाइट ब्लड सेल से या टिश्यू से एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए इज क्लीव्ड इन मैनी फ्रैगमेंट बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मोस्टली बैम H1 इको R1, ये एंजाइम यूज करते हैं। The resulting fragments are separated on the basis of size by electroforces. The larger fragment move more slowly than smaller fragments, यानी कि जो larger molecular weight हैं, जो बड़े होंगे वो स्लोली मूव करेंगे, और जो छोटे होंगे वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। The length of fragments are compared with the bands of relative standard fragments of known size, जिसको लेटर बोलते हैं हम। The DNA fragments are denatured and transferred to the nitrocellular membrane for analysis। उसको हम डीनेचर करते हैं बाय केमिकल मेथड और by temperature method। DNA represent the individual entire genome। The enzyme make a digestion contain millions or more fragments। The gene of interest is only one of the pieces of DNA। ओनली जिसको आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं रिसर्च के अंदर, वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसके अगेंस्ट आप प्रोब डिजाइन करते हैं। DNA segment were visualized by a non-specific technique। They would appear as an unresolved blur of overlapping bands। To avoid this, the last step in southern blotting uses a probe to identify the DNA fragments of interest, ठीक है। तो एंड के ऊपर हम प्रोब यूज करते हैं ताकि हम डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को देख सकें। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने दो ह्यूमंस के वाइट ब्लड सेल से डीएनए लिया है, फिर डीएनए को हमने क्लीव किया है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर। ये आपको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। फिर हमने इसकी जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस किया है, तो बैंड जो है वो ऑर्गेनाइज हो गए हैं आपकी जेल के ऊपर, एगारोज के ऊपर, ठीक है। फिर अगली स्टेप में किया 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 है हमने,
डीएनए को डीनेचर किया है और उसको ट्रांसफर कर किया है नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन के जरिए, जिसको हम सर्दन ब्लॉट कहते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया है, प्रोब यूज किया है। प्रोब को जब देखा तो जो नॉर्मल था उसमें 2 बैंड आए थे, जो जिसमें म्यूटेशन थी उसमें 1 बैंड आया। तो जो नॉर्मल है उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने 2 पीसेस में काट के कर दिया है। दो, यानी कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को 2 पीसेस में कट कर दिया है। और जो अब नॉर्मल था उसमें वो कटिंग नहीं हुई, तो एक ही बैंड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये म्यूटेशनल एनालिसिस के लिए भी यूज होती है टेक्निक। तो इसमें जो हम यूज करते हैं प्रोब, उसमें हम कोई 2 तरह के हम यूज करते हैं प्रोब। ठीक है, एक तो प्रोब होती है रेडियो एक्टिव, जिसमें हम P32 यूज करती हैं, और एक नॉन रेडियो एक्टिव, ये थोड़ी हजार्डियस होती है। और जो नॉन रेडियो एक्टिव होती है ये जो है इसमें हम डाई बेस्ड यानी एविडेंट के बायोटिन के ऊपर हम कुछ डाई लगा देते हैं। तो स्टेप्स क्या है, डाइजेशन है, सेपरेशन है, डीनेचरेशन है, ट्रांसफरिंग है, फिर हिब्रिडाइजेशन विद प्रोब है, फिर डिटेक्शन है, ऑटो रेडियोग्राफी है, उसके जरिए डिटेक्शन होती है, फिर एस्टिमेशन कर लेते हैं हम जीनोम जीनोमिक डीएनए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जो है आपकी सर्जन प्लॉटिंग के। जो ट्रांसफ़र है वो कोई भी मेथड, डाउनवर्ड मेथड यूज़ कर सकते हैं, अपवर्ड कैपिलरी ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र टू टू मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसफ़र हो सकती है, वैक्यूम ट्रांसफ़र हो सकती है। आजकल इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हो रही है। ये आपके पास एग्जांपल ऑफ ट्रांसफरिंग अपवर्ड कैपिलरी ट्रांसफ़र, ये ऊपर आपका जो डीएनए आ जाएगा ऊपर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर जो है, और फिर उसको आप हिब्रिडाइजेशन के लिए यूज करते हैं। आगे है हमारी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का प्रिंसिपल तो बिल्कुल सेम है, किसके रिलेटेड है, ये सर्दर्न ब्लॉटिंग की तरह का होता है, लेकिन इसमें जो हम ट्रांसफरिंग मटेरियल यूज करते हैं वो आरएनए होते हैं। आपको पता है आरएनए से ही प्रोटीन बनती है। तो ये जो आरएनए का सैंपल हम स्टडी करते हैं, ये एक्सप्रेशन की स्टडी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, द मेथड वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन द 70s बाय Alvine et al. It is still being improved by Krokozik 1993 with the basic step remaining the same. तो सबसे पहले हम मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट किए करेंगे बाय क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, इसकी पॉली ए टेल होती है, तो इसको हम टैग यूज करके लहरा कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, तो जब वो लहरा हो जाता है तो फिर हम उसको यूज़ करते हैं साइज के लिहाज से, उसको डी एगरोज में सेपरेट करते हैं, फिर उसकी डीनेचरेशन करते हैं ग्लाइऑक्सल या फॉर्मामाइड के ज़रिए, फिर उसको हम सॉलिड स्पोर पे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, फिर उसको हम सॉलिड स्पॉट के ऊपर में फिक्स करते हैं, फिर उसकी प्रोब के साथ हिब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, और फिर उसकी आरटी और रेडियोग्राफी करते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि आपका रिक्वायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट का आरएनए है या नहीं है, और उसकी क्वांटिटी क्या है। तो इसका बिल्कुल सेम है। इसमें जो आरएनए की एक्सट्रैक्शन है, मैसेंजर आरएनए की एक्सट्रैक्शन, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। बकाया स्टेप वही हैं जो आप उधर सर्दन ब्लॉटिंग में करते हैं। Study of gene expression in the eukaryotic cell to measure the amount and size of RNA transcribed from the eukaryotic genes to estimate the abundance of RNA. Therefore, it is crucially important to equalize the amount of RNA loaded into the length of gels. Example of method to equalize the amount of RNA loaded onto, तो इसमें हम OD260 लेते हैं, तो उस पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, तो उसमें हमें उसके पास उसकी क्वांटिटी का पता चल जाता है।
वेस्टर्न ब्लोटिंग जिसको इम्यूनो ब्लोटिंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन, और फिर उसको हम लाइक एलाइजा हम उसका स्टडी करते हैं। तो वेस्टर्न ब्लोटिंग is the transferring of separated protein from the gel matrix into the membrane. Nitrocellular membrane यूज होती है यूजिंग इलेक्ट्रो और वैक्यूम बेस्ड ट्रांसफर टेक्निक। आजकल मोस्टली इलेक्ट्रो यूज करते हैं हम, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, टू measure the relative amount of protein present in the complex mixture of protein and that are not radiolabel, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? वेस्टर्न ब्लोटिंग इज a highly sensitive technique. As little as 1 to 5 nanogram of an average size protein can be detected by western blotting, ठीक है। मेन स्टेप्स ऑफ ब्लोटिंग टेक्निक इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विल बी एज फॉलो। सबसे पहले ब्लॉकिंग है, फिर प्रोबिंग विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, वाश है, डिटेक्शन है। जब आपने प्रोटीन को ब्लोट से लैदा कर लिया तो लैदा करने के बाद आपने वाशिंग और फिर एक्सरे जो है ये आपने एसडीएस पेज किया है प्रोटीन का, प्रोटीन को आपने सेपरेट किया बाय एसडीएस पेज, ठीक है। ये जो है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र है जो प्रोटीन की, ठीक है। और आगे जाके उसके साथ प्रो एंटीबॉडी लग रही है प्रोटीन के साथ, तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है और उसकी बेस पे हम डिटेक्ट कर लेते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द जेल फैक्टर फैक्टरिंग द ट्रांसफर एफिशिएंसी, यानी कि जब जेल से प्रोटीन जाती है ब्लोटिंग के ऊपर उसकी एफिशिएंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जेल कितनी मोटी है या उसका जो एक्रिलामाइड और बेसिक एक्रिलामाइड की रेशो क्या है, whether there is a complete contact of the gel with the membrane, the position of the electrode, the transfer time, the size and composition of protein, the field strength, the presence of detergent। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटीन को हमने सेपरेट किया एसडीएस पेज के ज़रिए, यानी कि प्रोटीन को डीनेचर करके ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज हमने सेपरेट किया, फिर उसको नाइट्रो सेलुलर मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करवाया, फिर उसके एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जो जो कि लेबल होती है उससे रिएक्शन कराया, उससे हमने अपनी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को स्टडी किया। अगर तो आपके जो एंटीबॉडी है उसके साथ आपका एंटीजन यानी कि प्रोटीन लग जाती है तो फिर बैंड आएगा, अगर नहीं लग जाती तो बैंड। एडवांटेजेस क्या है? ये दो तरह के मेथड यूज़ होते हैं। हम जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है उसमें दो तरह के मेथड यूज़ करते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। जो डायरेक्ट मेथड होता है इट इज़ क्विक मेथडोलॉजी बिकॉज ओनली वन एंटीबॉडी इज यूज्ड, क्रॉस रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी एंटीबॉडी इज एलिमिनेटेड। तो इसमें सिर्फ एक एंटीबॉडी यूज होती है, दूसरी नहीं यूज होती। डबल प्रोटीन probing is easily achieved using different labeled on primary antibody from the same host। Disadvantages क्या है? Immunoreactivity of the primary antibody may be reduced as the result of labeling। Labeling a primary antibody for each target protein is time consuming and expensive, and there is no flexibility in choice of primary antibody labeled from one experiment to another। Minimum signal amplification। इंटरेक्ट जिसमें दो एंटीबॉडी यूज होती हैं, प्राइमरी एंटी के बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज होती है, और सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो लेबल होती है। सेंसिटिविटी इज इंक्रीज बिकॉज ईच प्राइमरी एंटीबॉडी कंटेन सेवरल एपिटोप bound by the labeled secondary antibody which amplifies the signal। A wide variety of labeled secondary antibody are available commercially because many primary antibody can be made in one species and the same label secondary antibody can be used for the detection। It is a versatile। Immunoreactivity of the primary antibody is maintained because it is not labeled। Different detection marker can be used with the same primary antibody। Disadvantages क्या है? क्रॉस रिएक्टिविटी में occur with the secondary antibody resulting in the non-specific binding and extra incubation step is required in the procedure।
तो ये हम डाई यूज़ करते हैं, हार्श रेडिस पेरोक्सिडेज एंजाइम हम लगा लेते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर और उसको हम देखते हैं। ये प्रोसीजर है, एसडीएस पेज के ज़रिए सेपरेशन हुई, ठीक है। और सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसफ़र हुआ, थर्ड में ब्लॉकिंग की जो न्यूट्रल प्रोटीन को यूज़ करके उसको, ताकि सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए प्रोटीन की यानी कि एंटीजन की एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्शन को यूज़ ज़्यादा करने के लिए हम ब्लॉकिंग करते हैं, यानी कि न्यूट्रल प्रोटीन साइडों पर लगा देते हैं। स्टेप 5 में प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है लगाई जाती है आपके प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और उसके बाद उसकी अगर वो कलर आता है तो डिटेक्शन हो जाती है, और अगर कलर नहीं आता तो डिटेक्शन नहीं होती है। और कलर हम कैसे देखते हैं, एक्सरे फिल्म्स के ज़रिए जो बैंड आते हैं वो उसको हम चेक करते हैं। तो अगर जहाँ जहाँ पे आपके प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट होगी वहाँ पे बैंड आ जाएगा। A presented molecular weight standard is included in a separated land। ये डिटेक्शन और इंटरप्रिटेशन होती है। अगर तो बैंड आ जाते हैं तो उसमें प्रोटीन है, और अगर बैंड ज़्यादा मोटा है तो वो प्रोटीन ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, और अगर उसकी बैंड कम है। सिमिलरिटी क्या है with other blotting technique, electrophoretically separated component protein DNA in southern blotting are transferred from gel to solid spot and probed with the agent that are specific for particular sequence of amino acid or nucleotides। डिफरेंसेस क्या हैं? ये क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं। इसमें हम एंटीबॉडी यूज़ करते हैं जो कि लेबल होती है, ठीक है, जिसमें हार्श रेडिस पेरोक्सिडेज एंजाइम होता है, या कोई दूसरा एंजाइम लगा होता है जो कलर प्रोड्यूस करता है। इसमें हम प्रोब यूज़ करते हैं जो कि हिब्रिडाइज करती है डीएनए या आरएनए के साथ। सर्दन ब्लॉटिंग में हम प्रोब यूज़ करते हैं जो डीएनए के साथ बाउंड करती है। तो ये रेफरेंसेस है। अब हम थोड़ी सी इसकी ये देख लेते हैं वीडियोस। तो थोड़ी सी वीडियोस देख लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा ये टेक्निक्स गवर्नमेंट सर्दन ब्लॉटिंग ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल 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 ये आपका ट्यूटोरियल। Here, let's talk about Southern blot. Southern blot is a molecular biology used for the detection of specific DNA sequence in the genomic DNA. This technique was introduced by Sir Edwin Southern in the year 1975. Let's understand this technique in detail. The genomic DNA is first isolated and treated with restriction enzyme. The fragments generated by restriction digestion are separated by agarose gel electrophoresis. As there are many fragments produced due to restriction digestion, a smear is observed on the agarose gel. The agarose gel is then treated with an alkali to separate the double-stranded DNA in single-stranded DNA. The single-stranded DNA is then transferred on the membrane by placing the membrane on the top of the gel. The transfer usually occurs by capillary action. Once the transfer is complete, the membrane is heated in hot air oven or exposed to UV light for a few seconds. This ensures that the DNA is permanently attached with the membrane. Now, there will be many fragments attached on the membrane.
The next step involves detection of specific desired fragment by using a probe. The probe has a nucleotide sequence complementary to the desired DNA fragment which is to be detected. The probe is usually labeled with P32 or a fluorescence dye. After hybridization, excess of probe is washed and an X-ray film is placed on the membrane to perform autoradiography. The autoradiography will show the presence or absence of the desired DNA fragment. Applications: the Southern blot technique is widely used to detect presence and absence of gene in the given sample. Let's suppose the genomic DNA has a gene that we want to detect. For the restriction digestion, the restriction enzyme is selected such that it cleaves upstream and downstream of the gene. As described earlier, the fragments are transferred on the membrane and hybridized with a probe, followed by autoradiography. The presence of band in the autoradiogram indicates that the gene is present, whereas the absence of band indicates that the gene is absent. Besides presence and absence of gene, we can also detect copy number of genes. In this example, let's say sample 3 has 2 bands. This indicates that there are 2 copies of gene in this genome. Here is how it works. If the gene is present at second location, then the DNA sequence upstream and the downstream of the gene will be different. Because of this difference, the presence of restriction site upstream and downstream to the gene will be different. Hence, when the upstream and the downstream region of the gene is digested, the overall length of the fragment containing our gene will be different. And this difference can be easily spotted in the autoradiogram. Hence, sample number 3 shows 2 bands. Besides these, Southern blot is widely अब हम देख लेते हैं वेस्टर्न ब्लॉक को, ठीक है, उसके ट्यूटोरियल को। This step-by-step, hands-on demonstration of Western blotting is designed for those of you new to the technique, making it easy for you to get started. To ensure good results, here are 3 things to think about before you start. 1, that the sample is of good quality. 2, that the electrophoresis gel is loaded optimally. 3rd, that you select the correct electrophoresis conditions and wet or semi-dry transfer method according to protein size and characteristics. First, prepare the gel for blotting by trimming off excess gel. One corner of the gel can be cut off to help with orientation. Then, equilibrate and transfer buffer for 10 minutes to maintain gel shape. As with all PVDF membranes, the GE high bond P blotting membrane must be pre-wetted in methanol. Rinsed in distilled water for 5 minutes, then equilibrated in transfer buffer for 10 minutes. Always use a blotting membrane of the same size and shape as the gel and the correct size for the frame. Build the sandwich carefully, using 2 papers, pre-wetted in transfer buffer, on each side of the gel and membrane. It is important to remove all air bubbles from the sandwich. Carefully use a roller or a cut-down pipette or glass rod to squeeze them out. Place the sandwich in the transfer tank. To avoid errors, always orientate the sandwich with the anode towards you. Transfer the proteins to the membrane with the desired voltage. Confirm the transfer by looking at transferred rainbow markers on the membrane. If it looks like this, you are doing well. Next, block the free sites on the membrane using ECL prime blocking reagent, which is compatible with your other reagents. Add the blocking agent and place on a rocking table.
Blocking normally takes 1 hour at room temperature. Use this time to prepare the primary and secondary antibodies. Dilute your primary antibody with PBST. If working with phosphorylated proteins, you must use TBST. Always use high-quality antibodies and optimize the dilution in the range of 1 to 1,000 to 1 to 50,000. Using ECL Prime keeps precious primary antibody use to a minimum. Next, wash the membrane in wash buffer for 5 minutes. Repeat once more. Add the primary antibody, diluted in PBST, to the membrane. Then, incubate on the rocking table for 1 hour at room temperature. Rinse the membrane twice with wash buffer, then wash in wash buffer for 5 minutes. Repeat 5 or 6 times. Add the second HRP-labeled antibody to the membrane and incubate for 1 hour. When using ECL Prime, the secondary antibody can be diluted in the range of 1 to 50,000 to 1 to 200,000. Finally, rinse the membrane twice with wash buffer, then wash in wash buffer for 5 minutes. Repeat 5 or 6 times. Now we're ready for the detection reagent. ECL Prime reagent is the ideal choice for detection in Western blotting. It works well with all detection methods. Prepare ECL Prime according to the instructions. Allow it to warm up to room temperature in the dark. Add the reagent to the membrane, making certain the entire membrane is covered. Incubate the membrane for 5 minutes at room temperature and in the dark if you choose. Drain excess reagent from the membrane and place on a clean, smooth surface, such as plastic film. Now you are ready for detection. X-ray film can be used, but a CCD camera is a better choice. There is no time pressure. The reaction is instant, and the signal will last for hours. Place the membrane into the beautiful LAS 4000 or 4000 Mini CCD imager. The stable signals let you repeat exposures to achieve the best sensitivity. ECL Prime with CCD imaging gives you high sensitivity, broad dynamic range, and long-lasting stable signals. For best results, remember to optimize exposure time. Follow the steps in this video, and ECL Prime will give you results you have only dreamt about.